नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है टीजीटी पीजीटी के सिलेबस से संबंधित क्लासेस चल रही हैं। उसी क्रम में मैंने एक श्रृंखला शुरू की है जो पिछले साल में पेपर्स हुए हैं, एग्जाम्स हुए हैं, उनकी व्याख्या सहित संपूर्ण हल। ठीक है, यूट्यूब पे तमाम ऐसे चैनल हैं जिन पे आपको उन प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहें आपको मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी यूट्यूब चैनल पे संपूर्ण व्याख्या नहीं कराएगी। संपूर्ण व्याख्या का मतलब है कि प्रश्न और उसका एक विकल्प तो बताया ही जा रहा है, साथ में अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से हमें नए क्वेश्चन मिल सकें। क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि उसके विकल्प से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, और होते ही हैं। आपने ये 2021 का पेपर देखिएगा, उसके बाद 2016 में देखिएगा, आपको प्रश्न इसी में रिपीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी में तो रिपीट का अच्छा खासा खेल रहता है, तो इसलिए मैंने ये श्रृंखला शुरू करी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें 2016 टीजीटी का पेपर है कि मछली पकड़ना किसके अंतर्गत आता है। मछली पकड़ना किसके अंतर्गत आता है। पहला प्रश्न है, मछली पकड़ना किसके अंतर्गत, प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि, तृतीयक गतिविधि, चतुर्थक गतिविधि। इसका सही विकल्प है प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो आपको पता है कि जो क्रियाकलाप होते हैं वो सामान्यतः तो 3 प्रकार की होते हैं, लेकिन आजकल जो है आप देखेंगे पंचम प्रकार की क्रियाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम इनमें बात करते हैं प्रथम प्रकार की क्रियाएं, प्राथमिक गतिविधि जिनको कहा जाता है। इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है। इसमें आखेट, ठीक है, आखेट, भोजन संग्रह, भोजन संग्रह, भोजन संग्रह, पशुचारण, पशुचारण या पशुपालन, कुछ भी कह लीजिए, पशुपालन, पशुचारण, या अगला कृषि और खनन। ठीक है, ये क्रियाएं किसमें शामिल की जाती हैं, प्राथमिक गतिविधि में शामिल की जाती हैं। ठीक है, नंबर 2 है द्वितीयक गतिविधि। द्वितीयक गतिविधि में किसको शामिल किया जाता है, विनिर्माण, विनिर्माण जिसमें हम चीज़ों को निर्माण करते हैं। द्वितीयक गतिविधि में किसको शामिल किया जाता है, विनिर्माण, प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग, ठीक है, निर्माण उद्योग, ये द्वितीय गतिविधि है। जैसे मान लीजिए पशुपालन करके दुग्ध निकालना, ठीक है, ये प्राथमिक गतिविधि हो गई। और दुग्ध से अन्य चीज़ों का निर्माण करना, उनका प्रसंस्करण करना, ठीक है, खोआ बनाना, ठीक है, मक्खन बनाना, या अन्य जो दूध से सामग्रियां बनती हैं वो किस में आ जाएगा, द्वितीय गतिविधि में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, तृतीय गतिविधि। ठीक है, तृतीय गतिविधि में हम किसको शामिल करते हैं, व्यापार वाणिज्य, व्यापार, व्यापार वाणिज्य, ठीक है, व्यापार वाणिज्य। और इसमें हम परिवहन, परिवहन को हम इसी में शामिल करते हैं, संचार को भी हम इसी में शामिल करते हैं, और सेवाएं, जितनी भी सेवाएं हैं वो सब किसमें, टर्सरी एक्टिविटी में आती हैं। ठीक है, चतुर्थक क्रियाकलाप में हम शामिल करते हैं सूचना आधारित। चतुर्थक क्रियाकलाप जो हम देख रहे हैं इसमें किसको शामिल करते हैं हम, सूचना आधारित प्रौद्योगिकी जो होती है, सूचना आधारित, ठीक है, उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान एवं विकास को शामिल किया जाता है चतुर्थ में, अनुसंधान एवं विकास को। इसके अलावा आपने और है पंचम क्रिया जिसको कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है, विषय विशेषज्ञ जो होते हैं। ठीक है, पंचम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें विषय विशेषज्ञ जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है। नीति निर्धारक, नीति निर्धारकों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा निर्णयकर्ता जो होते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, निर्णयकर्ता, उनको शामिल किया जाता है पंचम क्रियाओं में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न की हमें इतनी व्याख्या मिल रही है। ठीक है, हो सकता है जरूरी मछली पकड़ना अगली बार पूछ दे विनिर्माण किस में रखा जाता है, या प्रश्न पूछ दे द्वितीय गतिविधि में किसको शामिल किया जाता है। तो ये संपूर्ण व्याख्यात्मक हल है, आप सभी लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न है यहाँ पर कि जो प्राथमिक एक्टिविटी है, प्राथमिक या इसमें जो लोग लगे होते हैं उनको कहा जाता है लाल कॉलर श्रमिक। क्या कहा जाता है, लाल कॉलर श्रमिक। ठीक है, या रेड कॉलर श्रमिक भी बोलते हैं। अब हमारा प्रश्न आपसे यही है कि जो द्वितीयक गतिविधि है और तृतीयक गतिविधि, चतुर्थक गतिविधि है, इनको किस कलर के श्रमिक के नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पहली ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आगे हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, आसवान परियोजना किसकी एक परियोजना थी। आसवान परियोजना किसकी परियोजना थी, तो ये आपको पता है आसवान मिस्र की एक परियोजना है। ठीक है, ये नील नदी पर बनाई गई है। नील नदी आपको पता है ऐसे विक्टोरिया झील से निकल के और भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, तो वह मिस्र में एक परियोजना बनाई गई, क्या नाम है इसका, आसवान बांध नाम है। ठीक, आसवान बांध या आसवान परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है जो सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों के लिए चलाई गई थी। ठीक है, और आपको पता है ये नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है, नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है आसवान बांध, सबसे
ऊंचा बांध है, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है। और इसके पीछे एक झील का निर्माण हो गया है। ऐसे जब भी कोई बांध बनता है तो उसके पीछे एक झील बन जाती है, झील का निर्माण हो गया। इस झील को क्या कहा जाता है? नासिर लेक। क्या बोलते हैं? नासिर लेक या नासिर झील बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते असवान बांध कहाँ पे है? मिस्र में है, ठीक है, नील नदी पे है। नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है और इसके पीछे जो झील का निर्माण हुआ उसको क्या बोलते हैं? नासिर झील बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि अल्फाल्फा क्या है? अल्फाल्फा क्या है? ठीक है, तो ये एक प्रकार की घास है। क्या है? एक प्रकार की घास है। इसका सही उत्तर है, इसका चारे के तौर पर प्रयोग किया जाता है। चारे के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। चारे के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। और ये हर्बल दवाइयों के लिए, हर्बल दवाइयों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। हर्बल दवाइयों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अल्फाल्फा एक प्रकार की घास है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है? कोरोमंडल तट, तो इसका सही उत्तर क्या है? तमिलनाडु में। कोरोमंडल तट कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु। आपको पता है कि भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, ऐसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये तट है, उड़ीसा वाला जो तट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो नीचे तमिलनाडु वाला तट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इधर बात करें तो इधर क्या बोला जाता है? कोंकण तट, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। और इधर केरल वाला जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको मालाबार तट बोलते हैं, इसको मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बात हो जाएगी, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न पूछ देता है, कोंकण से पूछ देता है, कोरोमंडल से, मालाबार से, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? कौन सा बाह्य ग्रह है? तो सही उसका उत्तर क्या है? यूरेनस का बाह्य ग्रह। आपको पता है कि जो हमारे 8 ग्रह हैं, उनमें से शुरू के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बाकी 4 ग्रह, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पता है। तो विकल्प क्या है? यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून तो बाहर हो गया, ठीक है। तो अरुण और वरुण जो लास्ट के, शनि और बृहस्पति, 4 ग्रह हैं, इनको क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। और जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, इनको आंतरिक ग्रह के नाम से जाना, इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। जो बुध, शुक्र और पृथ्वी है, इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। और जो लास्ट के 4, इनको जुवेनाइल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुवेनाइल प्लैनेट्स, ठीक है। तो आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था? तो उस महासागर का नाम था पैंथालांसा। आपको पता है कि जो वेगनर महोदय थे, उन्होंने बताया था कि कार्बोनिफेरस युग में एक महाद्वीप था, एक ही महाद्वीप था। इसका क्या नाम था? पैंजिया, ठीक है। और इसके चारों तरफ एक महासागर विस्तार था, जिसका नाम क्या था? पैंथालसा, ठीक है, जिसका नाम क्या था? पैंथालसा। ये वेगनर महोदय ने बताया। और ये कब की बात है? कार्बोनिफेरस युग की, ठीक है, पैंजिया और पैंथालसा। तो कार्बोनिफेरस युग के अंत में ही इसमें क्या हुआ? विभाजन हो गया। तो ये 2 पार्ट में टूट गया, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लें, 1 मिनट। ये क्या हो गया? 2 पार्ट में टूट गया यहाँ से, ठीक है। तो जो एक उत्तरी पार्ट में बढ़ गया और एक दक्षिणी पार्ट में बढ़ गया। तो जो उत्तरी पार्ट में बढ़ गया उसको क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया। उसको क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया। और जो दक्षिणी पार्ट में हो गया, इसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना। अब बीच में एक सागर का निर्माण हो गया। इस सागर को क्या कहा गया? टेथीज सी कहा गया, ठीक है, टेथीज सागर कहा गया। तो इस तरह इस प्रश्न की व्याख्या क्या है? पैंथालांसा इसका सही उत्तर है। वेगनर महोदय ने कार्बोनिफेरस युग में बताया था ये बात कि एक ही महाद्वीप और एक महासागर था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग पूरा कर लेती है। तो आपको पता है पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा कर लेती है। वैसे ही इसका सही अगर एकदम एग्जैक्ट उत्तर देखा जाए तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड इसका सही उत्तर है। लेकिन विकल्प हमारा 24 घंटे दिया गया है। तो पृथ्वी एक घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है। घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, इसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ही, अब घूर्णन की वजह से ही क्या होते हैं? दिन रात होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मर्केली पैमाना, रिएक्टर पैमाना। तो ये दोनों, इसका जो सी विकल्प है वो सही है। मर्केली और रिएक्टर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। मर्केली में आपको पता है कि 12 मापक होते हैं, 12 मापक होते हैं। और ये अनुभव आधारित मापक है, मतलब जो नुकसान होता है उसके आधार पर मर्केली का
पैमाना मापक करता है, मापन करता है। और जो रिएक्टर स्केल है ये एक गणितीय मापक है। ये कैसा मापक है? एक गणितीय मापक है। सन 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में यूएसए के जो है चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर नाम था उनका, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर नाम था, उन्होंने इस पैमाने का विकास किया था। इसमें क्या है कि 0 से 9 तक अंक बने रहते हैं, 0 से 9 तक अंक बने रहते हैं, और प्रत्येक अगला बिंदु 10 गुना तीव्रता को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं 7 तीव्रता का भूकंप आया है और कहीं 8 तीव्रता, तो जो 7 से 8 एक अंक आगे, तो ये 8वां जो है ये 10 गुना अधिक तीव्रता जो है बताएगा पिछले वाले भूकंप की तुलना में। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या है? दोनों। मर्केली पैमाना भी तीव्रता नापता है और रिएक्टर भी, बस अंतर यही है कि ये गणितीय मापक है और ये अनुभव आधारित मापक है। रिएक्टर स्केल पर मर्केली स्केल अनुभव आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है धूम कोहरा। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉग। ठीक है, आपको पता है स्मोक और प्लस फॉग मिलाकर क्या बन जाता है? स्मॉग बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो औद्योगिक कारखानों से निकलना धुआं, गाड़ियों से निकला धुआं इत्यादि, और जब वहाँ पर कुहासा पड़ता है तो आपस में मिल जाते हैं, इस वजह से क्या है कि वो स्मॉग का निर्माण हो जाता है, जो कि अत्यधिक खतरनाक होता है। ठीक है, इसमें जो है हानिकारक गैसें शामिल होती हैं, जैसे गंधक हो गया, ठीक है, राख। इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? आपको पता है कि ये सारी जो धूम कोहरा, कुहासा, ओस पाला ये सब जो है वर्षण की अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, कि इन किसी में दृश्यता कम होती है, किसी में दृश्यता अधिक होती है। ठीक है, सुबह के टाइम पे जब शीतकाल चल रहा होता है तो तापमान पार्थिव विकिरण की वजह से अधिक मतलब तीव्रता से हो जाता है, तो वहाँ की जो वायु ठंडी हो जाती है, तब ये पाला, ओस और कोहरा देखने को मिलते हैं। ओस तो छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो जमीन की सतह या पत्तियों पर बैठ जाती है, उसको ओस कहा जाता है। ठीक है, अब चूंकि ये तापीय प्रतिलोमन की एक दशा होती है, जब कभी अगला प्रश्न या विकल्प आएगा तब हम उसकी अच्छी से व्याख्या करेंगे। अभी फिलहाल धूम कोहरा ही आप समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? पूर्वी तट पे, पूर्वी तट का मतलब ये वाला जो है, ठीक है, जिसपे अभी हमने पढ़ा था क्या? कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो कोरोमंडल उत्तरी पूर्वी मानसून इसका सही उत्तर है। उत्तरी पूर्वी मानसून आपको पता है कि 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक, 15 अक्टूबर के आसपास यहाँ पे रहता है और 15 दिसंबर तक ये भारत छोड़ चुका रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि लौट रहा होता है, जब लौट रहा होता है तो बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी ग्रहण कर लेता है और भारत के पूर्वी तट पर वर्षा करता है। ठीक है, इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं या उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। तो ये पूर्वी तट पर वर्षा करता है। अगला प्रश्न है महासागरों और सागरों में पाई जाने भी औसत लवणता है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 35%। 35% नहीं, लवणता को हम ऐसे नापते हैं, ऐसे। ठीक है, ये चिन्ह होता है लवणता का, 35 ग्राम प्रति हजार। ठीक है, ऐसे करके इसको बोलते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है? 35। ठीक है, आपको पता है कि लवणता किसे कहते हैं? प्रति हजार ग्राम में, प्रति हजार ग्राम में जो घुले हुए लवण होते हैं उनकी मात्रा को क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं, प्रति हजार ग्राम में। तो ये जो 35 आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि 1000 ग्राम में लवण की मात्रा इतनी घुली हुई है। इसका चिन्ह ये होता है, ये परसेंटेज नहीं है, ये लवणता को प्रदर्शित करने का चिन्ह है। ठीक है, महासागरों में अब तक लगभग 27 प्रकार के लवणों का पता चल चुका है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। स्थिर तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, स्थिर तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या है? स्थिर तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था हैरिस के द्वारा। आप कमेंट करके बताइएगा ये सिद्धांत किसके लिए प्रतिपादित किया गया था? ज्वार भाटा के लिए, ठीक है, या प्रवाल के लिए? ठीक है, तो आप स्थिर तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? हैरिस महोदय ने प्रतिपादित किया था। हम इसके अन्य विकल्पों पर विचार करते हैं। लाप्लास महोदय इसमें एक उत्तर दिया गया है, तो लाप्लास महोदय पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित इन्होंने संकल्पना दी थी, जिसका क्या नाम था? निहारिका। क्या नाम था? निहारिका परिकल्पना, और ये दी थी 1796 में। ठीक है, और डेविस ने आपको पता है अपना अपर्दन चक्र दिया था। डेविस का क्या है? अपर्दन चक्र। ठीक है, और डेली महोदय ने महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत क्या दिया था? महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कि अगली बार स्थिर तरंग ही पूछा जाए,
इसलिए सारे विकल्पों पर विचार करना आवश्यक होता है जहां पर संभव हो सकता है। ठीक है, अब आप कहें कि सर इसमें 33% की आपने व्याख्या नहीं की, तो ये व्याख्या टाइप प्रश्न नहीं है ना, इसमें सिर्फ फैक्ट की एक बात पूछी गई और 35% उसका हाँ क्या लवड़ता होती ये मैंने व्याख्या कर दी है। तो स्थिर तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हैरिस ने प्रतिपादित किया था। और अन्य जो उसमें विद्वान है उन्होंने क्या प्रतिपादन किया, कोई उनकी बुक्स है ऐसे करके, तो व्याख्या बन जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नलिखित नहीं है? आपको पता है प्रकृति में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, तो जीव और पादप जैविक बातें, जबकि प्लास्टिक पदार्थ क्या है, ये अजैव में शामिल होता है। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर है। अगला है, आसन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। क्या है? आसन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इकोटोन। ये आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ये पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, और एक ये पारिस्थितिकी तंत्र है, तो अब इनके मध्य एक निश्चित सीमा रेखा नहीं हो सकती कि इस लाइन से इधर ये वाला पारिस्थितिकी तंत्र है और इस लाइन से इधर ये पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इनके मध्य क्या होता है कि मान लीजिए कोई ये पारिस्थितिकी तंत्र है और दूसरा ये पारिस्थितिकी तंत्र है, तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषता पाई जाती है। ठीक, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। अगर आप ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कोई तालाब है और यहाँ से स्थलखंड शुरू है, तो क्या ऐसा होता है कि तालाब और सीधे स्थलखंड, थोड़ा तो आपको यहाँ पे दलदल एरिया दिखेगा ही जहां से तालाब की शुरुआत होगी, तो वही क्या हो जाता है? इकोटोन हो जाता है। ठीक है, तालाब और शुष्क भूमि के मध्य का जो क्षेत्र हो गया वो दलदल भूमि में आ जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि वहां पे दोनों को विशेषताएं पाई जाएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? इकोटोन कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति स्रोत के निकट स्थित एक स्थान बिंदु कहलाता है। एक स्थान बिंदु कहलाता है झील या झरने जैसे जलापूर्ति स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है नम बिंदु बस्ती। ठीक है, इसकी व्याख्या अगर आप समझेंगे तो आप समझिए कि जैसे कोई आर्द्र भूमि है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई आर्द्र भूमि है, इसके चारों तरफ जो शुष्क भाग होगा, शुष्क भाग में अगर बस्तियों का निर्माण हो जाए, शुष्क भाग में अगर बस्तियों का निर्माण हो जाए, आर्द्र भूमि के आसपास अगर कोई शुष्क भाग में बस्तियों का निर्माण हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे शुष्क स्थल बस्तियां। ठीक है, क्या कहेंगे? शुष्क स्थल बस्तियां। कोई आर्द्र भूमि के आसपास शुष्क पार्ट में ऐसा हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? शुष्क स्थल बस्तियां। ठीक है, और इसके विपरीत क्या होता है कि डेल्टाई क्षेत्रों और समुद्र तटीय क्षेत्रों की बस्तियां शामिल होती हैं। इसके अलावा किसी शुष्क भूमि में कोई, ये मान लीजिए ये कोई सूखा स्थलखंड है, ये सूखा शुष्क भूमि है। ठीक है, क्या है? अब शुष्क भूमि के आसपास कोई नदी हो, कोई क्या कहते हैं, कोई नदी, कोई झील हो शुष्क भूमि के आसपास से निकली हुई, और वहां पर अगर कोई बस्तियां जो है विकसित हो जाएं, तो उसको क्या कहा जाएगा? आर्द्र स्थल बस्ती कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आर्द्र स्थल बस्ती कहा जाएगा। यही हमारा प्रश्न पूछा था कि एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति स्रोत के निकट स्थित एक स्थान क्या कहता है? नम बिंदु बस्ती। क्योंकि इसके आसपास जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर एक नदी, झील जो है जीवन यापन के लिए संसाधन उपलब्ध करा रही, इसलिए क्या है? नम बिंदु बस्ती कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। दो बातें यहाँ पे, नम बिंदु बस्ती और शुष्क बिंदु बस्ती, किस अलग अलग परिस्थितियों में दोनों का निर्माण होता है, देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो है सर्वप्रथम विचार जो है भारत में 1960 में आया था। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहली जनसंख्या नीति हमारी बनी थी, वो बनी थी 1976 में। पहली जनसंख्या जो नीति है 1976 में बनी थी। इसके बाद सन 2000 में भी जो है एक जनसंख्या नीति बनी है, उसमें सुधार किए गए थे। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें कही गई थी। इसमें क्या कहा गया था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या की वृद्धि स्थिर करना है। ठीक है, अब इसमें संशोधन कर दिया गया, अब 2045 की जगह क्या कर दिया गया है? 2070 कर दिया गया। ठीक है, अगर कभी प्रश्न आ जाए कि जनसंख्या नीति 2000 के आधार पर जो जनसंख्या है उसको स्थिर करने का समय सीमा कब निर्धारित की गई, तो अब सही उत्तर क्या होगा? 2070, ना कि 2045। इसमें विकल्प क्या थे? कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 है, इसका जो विकल्प दिया गया है 2.1 है, 21 नहीं है ये। ठीक है, 2.1 अगर आप देखेंगे तो आपको प्रश्न दिख जाएगा 2.1 यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, 2.1 तक लाना है। ठीक है, सभी गांव में बिजली देना,
अगला है HIV को पूर्णतः उन्मूलित करना, शहरी गरीबों को घर देना। तो इसका सही क्या उत्तर है, लक्ष्य क्या था, यही कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 पर लाना। ठीक है, इसमें एक टारगेट और था कि विवाह की उम्र लड़की के मामले में 18 वर्ष तथा लड़के के मामले में 21 वर्ष होगी। अब आपको पता है इसमें भी संशोधन हो चुका है, विवाह की उम्र 18 और 21 थी, गर्ल्स के लिए 18, बॉयज के लिए 21 थी। ठीक है, अभी इसमें भी संशोधन हो गया है कि अगर आपने पढ़ा होगा शायद कि गर्ल्स की भी शादी की एज 21 कर दी गई है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो था कि मात्र जो है मृत्यु दर 1 लाख पर 100 के नीचे स्तर पर लाना, ये भी इसका एक टारगेट था। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 पर 30 के नीचे स्तर पर लाना। ठीक है, 30 से नीचे प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर को लाना था। मातृ मृत्यु दर जो है 1 लाख पर 100 से नीचे, 1 लाख पर 100 से नीचे लाना है। ठीक है, ये कुछ टारगेट थे। और ये भी जो इसका महत्वपूर्ण सबसे टारगेट था कि कुल प्रजनन दर को 2.1 तक लाना, कब तक, 2010 तक लाना है। ठीक है, तो ये जनसंख्या नीति के कुछ लक्ष्य थे जो 2000 में निर्धारित किए गए थे। और ये जनसंख्या नीति से पहले पहली कब बनी थी भारत में, 1976 में बनी थी। विचार कब किया गया था, 1960 में। ठीक है, 1960 में एक विषय विशेषज्ञ ग्रुप ने ऐसा सुझाव दिया था कि भारत में जनसंख्या नीति की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है 1951 से 81 तक जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है, बहुत तीव्र जनसंख्या बढ़ी थी, तो भारत में जनसंख्या नीति की एक आवश्यकता महसूस करी जाने लगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तम गुणवत्ता का कोयला है। तो इसका सही उत्तर क्या है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट को उत्तम गुणवत्ता का कोयला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें उपलब्ध जो कार्बन की मात्रा होती है उसके आधार पर, तो एंथ्रासाइट में 80 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और ये जलने पर अधिक ताप एवं बिल्कुल ना के बराबर धुआं देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उत्तम कोटि को कोयला कहा जाता है। दूसरा जो कोयला होता है वो होता है बिटुमिनस प्रकार का। बिटुमिनस प्रकार में 55 से 65% जो है क्या पाया जाता है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट में 45 से 55% तक कार्बन पाया जाता है, और लिग्नाइट को क्या कहा जाता है, भूरा कोयला भी कहा जाता है, भूरा कोयला भी कहा जाता है। अगला पीट, ये सबसे घटिया किस्म या निम्न कोटि का कोयला होता है, इसमें 40% से कम कार्बन मात्रा पाई जाती है, और ये जलने पर अत्यधिक धुआं देता है। ठीक है, तो ये कार्बन के 4 प्रकार हो गए, कोयले के 4 प्रकार हो गए, और इनका क्रम भी एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट है। ठीक है, तो क्रम भी पूछ देता है कभी कभी इनको अरेंज करने को कि कौन सा पहले, दूसरे, तीसरे क्रम पे है, और इनमें कार्बन की मात्रा भी पूछ देता है। तो ये इस प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे काली मिट्टी या काली मिट्टी मृदा कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी मृदा कहा जाता है, तो उसका सही उत्तर क्या है, पृथ्वी नहीं, काली मिट्टी है, काली मिट्टी मृदा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है, चरनोजम को कहा जाता है। आपको पता है जो विश्व में मृदाओं का, मिट्टी का वर्गीकरण किया गया वो 3 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 क्षेत्रीय, नंबर 2 अक्षेत्रीय, जिसको हम लोग जोनल अजोनल बोलते हैं, अक्षेत्रीय, और अगला क्या, अंतः क्षेत्रीय। ठीक है, अंतः क्षेत्रीय। ठीक है, तो आपको पता जो क्षेत्रीय मिट्टियां होती हैं उनके भी 2 प्रकार हैं, एक है पेडाल्फर, क्या नाम है, पेडाल्फर। ठीक है, और दूसरा क्या है, पेडोकल। पेडाल्फर में होता है एल्युमिनियम और फेरस की अधिकता पाई जाती है, और पेडाकल में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। तो जो पेडाल्फर की जो मिट्टियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं वर्षा वाले क्षेत्रों में। कहाँ पाई जाती हैं, वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और जो पेडोकल की मिट्टियां होती हैं, पाई जाती हैं वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। प्रेरी और चरनोजम जो है कैसी मिट्टियां हैं, पेडकल प्रकार की मिट्टियां हैं, तो जिसमें काली मिट्टी भी हमारी आती है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। जो वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं मिट्टियां, उसमें क्या होता है, उसमें रेड, ठीक है, और मतलब लाल मृदा, पेडाल्फर वाली जो होती हैं उनमें लाल मृदा और लेटराइट मृदा को रखा जाता है, क्योंकि ये वर्षा वाले क्षेत्रों में होती हैं और उसमें निच्छालन की क्रिया हो जाती है। निच्छालन की क्रिया होने से, ठीक है, उसमें जो ऊपरी सतह पर एल्युमिनियम और लोहा ही रह जाते हैं और बाकी तत्व तो निच्छलित होकर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका वर्गीकरण है कि निम्न में से कौन सी काली मृदा कहा जाता है, चरनोजम। तो 3 वर्गों में बांटा जाता है मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय, अक्षेत्रीय, अंतः क्षेत्रीय। क्षेत्रीय को 2 पार्ट में, पेडाल्फर और पेडकल। पेडाल्फर में एल्युमिनियम फेरस की अधिकता होती है, पेडकल में कैल्शियम की अधिकता होती है। पेडकल में ही किसको, प्रेरी और चरनोजम को रखा जाता है, शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। और पेडाल्फर में वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं लेटराइट और लाल मिट्टियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है? भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर से दक्षिण अगर हम बात करें ऐसे, उत्तर से दक्षिण अगर हम बात करें तो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। अगर हम पूर्व से पश्चिम बात करें यहाँ पर तो भारत का विस्तार क्या है? 2933 किलोमीटर है, और इधर क्या है? 3214। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। अगला प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? आपको पता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं। अगर हम ऐसे दक्षिण भारत का एक चित्र बनाना चाहें तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ये पूर्वी घाट है और ये इधर पश्चिमी घाट आकर के मिल जाता है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, 1 मिनट। ये यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला या पर्वत गांठ पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? हम नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पर आपको पता है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? दो दो बेटा। क्या नाम है इसका? दो दो बेटा। ठीक है, इसके दक्षिण में भी एक श्रृंखला पाई जाती है, इसका नाम क्या है? अन्नामलाई। क्या नाम है इसका? अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। इसके दक्षिण में भी एक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डामम की पहाड़ियाँ बोलती हैं। और यहीं पे एक दूसरी श्रृंखला पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? पलनी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे विकल्प देखिए, कार्डामम की पहाड़ी, इसकी भी चर्चा हो गई। अन्नामलाई की पहाड़ी, इसकी भी चर्चा हो गई। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसकी भी चर्चा हो गई। पलनी पहाड़ियों की भी चर्चा हो गई। ठीक है, ये एक्चुअली जैसे पामीर की गांठ है ना, वैसे ही यहाँ पर एक गांठ है, वहाँ से दक्षिण की तरफ भी और उत्तर की तरफ भी, उत्तर पूर्व की तरफ भी पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी दो दो बेटा, उसके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, उसके दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर जो है उत्तर पूर्व की तरफ कौन सी? पलनी की पहाड़ियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत होता है, ग्रीष्म अयनांत कब होता है? आप बताइए। 21 जून को। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, इधर 23.5 डिग्री, इधर 23.5 डिग्री, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये दिन सबसे बड़ा होता है उत्तरी गोलार्ध का, और रातें छोटी होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी विपरीत स्थिति होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? इसकी विपरीत स्थिति 22 दिसंबर को बनती है। ठीक है, जिसको शीत अयनांत बोलते हैं। तब वहां पर ये दिन सबसे बड़ा हो जाता है, 22 दिसंबर के आसपास का दिन सबसे बड़ा हो जाता है और रातें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, बाकी मार्च और सितंबर के आसपास हमारा सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। ठीक है, तो ग्रीष्म अयनांत का क्या सही उत्तर है? 21 जून। अच्छा, भारत में अपनाई गई मध्याह्न मेरिडियन है, आपको पता है भारत में अपनाई गई मध्याह्न कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्व। विकल्प यहाँ पर पश्चिम भी दिया था, देख रहे हैं? अगर कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, 82.5 डिग्री देखा और टिक लगा दिया। ठीक है, आपको आगे भी देखना है ईस्ट और वेस्ट क्या लिखा है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट को जो है क्या कहा जाता है? प्रधान मानक मध्याह्न भारत का। ठीक है, अच्छा, ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर आपने कभी मैप देखा हो तो क्या है? यूपी सबसे पहले है, यूपी के बाद क्या है? एमपी, एमपी के बाद क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या है? आंध्र प्रदेश। भारत के 5 राज्यों से, जैसे कर्क रेखा हम लोग याद नहीं करते भारत के 8 राज्यों से, वैसे ही आजकल प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाने लगे हैं कि जो भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है, मानक समय रेखा है भारत की, वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अच्छा, आपको एक बात और बता दें यहाँ पे कि आपको पता है पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है? 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। ठीक है, तो 15 मिनट घूमने में पृथ्वी को पूरे 60 मिनट या बोल रहे हैं हम 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, अब 82.5 डिग्री पृथ्वी घूमती है, इसलिए भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। अब अगर आप देखें तो 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लग रहा है, तो 15 गुणे 5, 75 डिग्री घूमने में उसको कितना देर लगेगा? 5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, और 75 के बाद 82.5, 7.5 डिग्री घूमने में उसको 30 मिनट और लगते हैं। तो 5 घंटा और 30 मिनट भारत का समय आगे है जो 0 डिग्री है उससे। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे ना कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? आप गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है? पीडमांट का मैदान। पीडमांट का मैदान किसके द्वारा बने होते हैं? तो पीडमांट के मैदान जो है नदियों के द्वारा बने होते हैं, नदियों के द्वारा बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब नदियाँ
पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं, बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती हैं और ऐसे उनको निक्षेपित कर देती हैं। तो जो शिलाकृतियां बनती हैं उनको क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख कहा जाता है। और जब कई सारे जलोढ़ पंख आपस में मिल जाते हैं तो ऐसे निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है, पीडमांट का मैदान कहा जाता है। पीडमांट का मैदान कहा जाता है। कई सारे जब जलोढ़ पंख आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, पीडमांट के मैदान का निर्माण करते हैं और ये नदियों से निर्मित एक मैदान है या स्थलाकृति है। अगला है कि संवहनीय वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन होती है। तो कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय में आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री भूमध्य रेखीय है तो हवाएं ऐसे आती हैं दोनों तरफ से, यहाँ पर ऊपर उठती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठने के बाद क्या होता है, संघनन होता है और प्रतिदिन 2 बजे के बाद वहां पर वर्षा होती है, जैसे कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया के क्षेत्रों में। ठीक है, तो उस वर्षा को क्या कहा जाता है, संवहनीय वर्षा कहा जाता है। आपको पता है वर्षा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला नंबर एक पर्वतीय वर्षा, दूसरी चक्रवातीय वर्षा, ठीक है, और तीसरी संवहनीय वर्षा। आपको पता है भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है कौन सी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है, कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है, अपर्दन। कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है, अपर्दन इसका सही उत्तर है, क्योंकि तनाव, संपीड़न, भ्रंशन ये सारे अंतर्जात बल हैं। ठीक है, अपर्दन एक बहिर्जात कारक है, अपर्दन एक बहिर्जात बल है। ठीक है, तनाव, संपीड़न और ये कैसे बल है, अंतर्जात बल है, और अपर्दन एक बहिर्जात बल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला तथा ठोस होने वाला मैग्मा क्या कहलाता है, डाइक। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे जो स्थलाकृति बनती है इसको क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। सिल क्या होती है, परतदार चट्टानों में ऐसे जब समांतर बन जाती तो उसको क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं। ठीक है, लोपोलिथ जब संरचना ऐसे तस्री नुमा बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, लोपोलिथ। और बैथोलिथ एक गुंबद नुमा बड़ी सी आकृति होती है ऐसे, ठीक है, लावा जमा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं, गुंबद नुमा। ठीक है, बहुत बड़ी आकृति होती है बैथोलिथ, सबसे बड़ी आकृति होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है। पूर्ववर्ती मतलब पहली वाली दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है तो एक वातागर का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं, उष्ण वातागर कहते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से कोई ठंडी हवा आ रही और इधर से गर्म हवा आ रही, तो जब गर्म हवा ऊपर चढ़ जाती है तो जिस वातागर का निर्माण होता है इसको क्या कहते हैं, उष्ण वातागर कहते हैं। और ऐसे कंडीशन में जो गर्म वायु होती है वो अधिक आक्रामक होती है, क्या होती है, अधिक आक्रामक होती है, इसलिए उष्ण वातागर का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ध्रुवीय वातागर सिद्धांत। ध्रुवीय वातागर सिद्धांत किसने दिया था, ध्रुवीय वातागर सिद्धांत जो है बी वर्कनीज, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, क्या नाम है उनका, बी वर्कनीज। ठीक है, बी वर्कनीज ने दिया था। इसको तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है, क्या, तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है और बर्गेन सिद्धांत भी कहा जाता है, बर्गेन सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये किससे संबंधित है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से उत्पत्ति से संबंधित है। ध्रुवीय वातागर सिद्धांत किसने दिया था, बी वर्कनीज महोदय ने दिया था। इसको तरंग सिद्धांत और वर्गीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है। ठीक है, आगे हम व्याख्या देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई होती है, प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई होती है 200 मीटर। किसी भी जलीय भाग में प्रकाश कितनी गहराई तक जा पाता है, ये सिर्फ कितनी मीटर तक या 200 मीटर तक जा पाता है। उसी क्षेत्र को उस क्या कहते हैं, प्रकाश क्षेत्र कहते हैं, प्रकाश मंडल भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, क्यूरोसियो धारा देखी जाती है। अगला प्रश्न है, क्यूरोसियो धारा देखी जाती है। क्यूरोसियो धारा कहाँ देखी जाती है, क्यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर में। ठीक है, क्यूरोसियो धारा कहाँ देखी जाती है, प्रशांत महासागर में देखी जाती है। और ये कैसी धारा है, एक गर्म जल धारा है। ठीक है, अन्य अगर हम बात कर लें ऐसी संबंधित है, अटलांटिक महासागर में ऐसी एक गर्म जलधारा है जिसको क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। हिंद महासागर में 2 गर्म जलधारा मोजाम्बिक और अगुल्हास धाराएं चलती हैं। अगर आप चित्र से मैप हो आपके पास तो आप देख सकते हैं जो प्रशांत महासागर की क्यूरोसियो धारा है वो जापान के आसपास चलती है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, उत्तरी प्रशांत महासागर में। और अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जो चलती है उत्तरी अटलांटिक महासागर, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। और जबकि मोजाम्बिक जो मेडागास्कर द्वीप है उसके यहाँ पर जो धारा चलती है उसको क्या कहते हैं, अगुल्हास की धारा और क्या, मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं व्याख्या सहित। और आगे इसको अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।